तो हेलो, फिर से एक नई वीडियो में आपका सबका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स की वीडियो केमिकल और आयनिक खत्म होने के बाद आएगी। अभी तक एक आ चुकी है, सारी आ जाएगी उसके अंदर, क्योंकि उसके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी बड़ा लेंथी दे रखा है अपने अंदर, ठीक है, अपने सिलेबस में। अब केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते देखो, क्योंकि ये दोनों चीज़ आपस के अंदर से रिलेट इतनी नहीं है, आपको समझ आ जाएगा अगर हम अलग अलग भी देखते हैं तो। अब बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है लगभग आधा, ठीक है, तो आपको अच्छे से सुनना पड़ेगा। अब सुनिए कि इट इज़ द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम मीन्स व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन गेट्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। केमिकल देखो, अपने पास है ना, एक होती है इरिवर्सिबल रिएक्शंस, एक होती है रिवर्सिबल रिएक्शंस। केमिकल इक्विलिब्रियम समझने से पहले आप रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल को समझते हैं। यहाँ मैंने दो लाइन खींच ली, एक लाइन खींच ली, या मैंने लिख दिया इरिवर्सिबल, या मैंने लिख लिया रिवर्सिबल रिएक्शंस। यहाँ रिएक्शन, यहाँ रिएक्शन, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है कि द रिएक्शन विच प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी कि सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर। और दो नंबर के अकॉर्डिंग ये दोनों टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेशन ही आती है। अगर आप पिछले बार इनऑर्गेनिक के पेपर में देखो तो कहाँ से उठा के जो है दो नंबर के क्वेश्चन दे रखे थे, और इसके एग्जाम्पल भी पूछ लेता है, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, जैसे ले लो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस। तो ये देखो, एक इसके अंदर सिंगल एरो है, ठीक है। इसके अंदर और क्या पॉइंट ऐड कर सकते हो कि इसको सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये NaCl H2। अच्छा, एक रिएक्शन लो, ये है आपके पास ये तो समझ आ गया, ठीक है। CaCO3 ये है सॉलिड, ठीक है, ये ठीक है ना, कोक्लाइम रिएक्शन, ठीक है। ये CO2 यहाँ पे अपना गैस बन गया, ये सॉलिड। ये मैंने ले ली रिएक्शन, ये एग्जांपल है इरिवर्सिबल रिएक्शन का, लेकिन इन ओपन वेसल। अब मैं आपको यूँ भी बताऊंगा कि ये क्यों ओपन वेसल में, जब मैं रिवर्सिबल बताऊंगा तो, ठीक है। ये दोनों याद कर ली, ठीक है, दो रिएक्शन याद कर ली, सफिशिएंट हो गया। अच्छा, इरिवर्सिबल रिएक्शन में एक पॉइंट और लिख लो कि रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट यहाँ पे अचीव नहीं होती, ठीक है। इसको सिंगल एरो से प्रेजेंट करते हैं, और दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस इन ओपन वेसल। ये मैंने आपको 4-5 पॉइंट बता दिए, नोट्स में अच्छे से लिखे हुए हैं, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, एक डायरेक्शन में होती है, वो कौन सी डायरेक्शन होती है, सिंगल डायरेक्शन, वो वन डायरेक्शन होती है हमेशा फॉरवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड तो आएगी नहीं भाई। अच्छा जी, अब रिवर्सिबल की बात करते हैं। द रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, यानी कि फॉरवर्ड भी हो बैकवर्ड भी हो, उन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल। जैसे कि अपने पास हैबर्स प्रोसेस। अच्छा जी, हैबर्स प्रोसेस में मैं एग्जांपल ले लूँ कि N2, ठीक है, 3H2, और यहाँ पे 2NH3, ठीक है। ये गैस ये गैस ये गैस, दोनों डायरेक्शन के अंदर इस टाइप की, वो फॉरवर्ड भी है और ये बैकवर्ड भी है। इनकी इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे, इस एरो से, ठीक है। इसको सिर्फ सिंगल एरो से, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे, पर ऐसे कर देते हैं। अच्छा, दो पॉइंट इसके हो गए। अच्छा, इसके अंदर मैं बात करूँ, ये क्लोज्ड वेसल के अंदर होगी, ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल देखो, ये इसका दूसरा एग्जांपल देखो, ठीक है। ये हो गया अपने पास, जैसे ये है CaCO3, यही सेम। अब आप सोचोगे कि भाई उधर तो मैंने सिंगल एरो के साथ लिखा, इधर मैंने डबल एरो क्यों लगा दिया। तो देखो, इस टाइम पे ये है क्लोज्ड वेसल के अंदर, और इधर है ये ओपन वेसल में। जब मैंने ये लिया, और ये मैंने क्लोज वेसल में क्यों लिया, देखो, ओपन वेसल के अंदर CO2 गैस है, ठीक है, यानी कि ओपन वेसल के अंदर CO2 तो निकल जाएगी, ठीक है। CO2 निकल गई भाई, गैस है, ठीक है। तो मान लो अगर ये दोनों रिएक्ट भी करना चाहे तो कैसे करेगी, CO2 तो निकल गई। लेकिन अगर मैं क्लोज ले लूँ, मैंने ढक्कन लगा रखा है, ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन हुई, CO2 तो निकलेगी नहीं, तो ये वापस रिएक्ट कर जाएंगे भाई, CO2 तो है ही वहाँ, तो ये रिवर्सिबल चली जाती है। अब समझा कि मैंने क्यों कहा क्लोज वेसल में होती है रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो इसके ये तो हो गया, देखो ये है अपना हेट्रोजिनस का एग्जांपल, ये हेट्रोजिनस रिएक्शंस, यानी कि यहाँ पे सॉलिड फेज गैस फेज मिक्स फेजेस है, ठीक है। होमोजीनस का एक एग्जांपल ले सकते हो आप, ठीक है, जैसे कि N2 + O2 2NO, ये है अपने पास, ठीक है, ये है, तो ये गैस फेज के अंदर है सारा, तो ये अपना है होमोजीनियस, ठीक है। अब ऐसे देखते हो सॉलिड फेज के अंदर देखो तो जो C ग्रेफाइट अपना C डायमंड, यानी कि जब ये अपने एलोट्रोपिक फॉर्म में चेंज होते हैं तो ये सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होता है, तो ये सॉलिड फेज का, ये होमोजीनियस का एग्जांपल। ये तो कि इरिवर्सिबल रिवर्सिबल के, ठीक है। अच्छा जी, इक्विलिब्रियम मैं बात कर रहा था कि इक्विलिब्रियम होता क्या, जो कि चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाए ना, तब समझ लेना वहाँ पे क्या है, अपना इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये है बस। अब मैं बात करूँ इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या क्या होती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम की कंडीशंस देख लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। इक्विलिब्रियम की कंडीशंस है अपने पास, वो कंडीशंस क्या क्या है कि अपने पास मान लो अगर नहीं है, इसकी पहली कंडीशन लिखो कि कंसंट्रेशन जो है ना,
वो होनी चाहिए रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, या तो कांस्टेंट हो जाए या हो जाए सेम, ठीक है, सेम इक्वल। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसमें रेट की, ये तो मैंने कंसंट्रेशन रेट, वो होनी चाहिए प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए इक्वल, ओनली इक्वल। इसको ग्राफिकली समझो। ये मैं यहाँ पे आपके पास 3 ग्राफ ले रहा हूँ, चलो 4 ले लेता हूँ, आपको सही समझ आ जाएगा। 2 मैंने ले लिए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के, ठीक है, और 2 मैंने ले लिए रेट वर्सेस टाइम के। यहाँ रेट है, यहाँ टाइम है, यहाँ कंसंट्रेशन, यहाँ टाइम। एक बार मैंने क्या किया, एक टाइम के बाद कंसंट्रेशन ऐसे इक्वल कर दी। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक टाइम के बाद कंसंट्रेशन को सॉरी यहाँ कांस्टेंट कर दी, यहाँ इक्वल कर दी, ठीक है। ये क्या प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन शुरू में तो कुछ होगी ना, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, रेट यहाँ टाइम है। फिर से मैं 2 ग्राफ बना रहा हूँ सेम ऐसे कि रेट मैंने कांस्टेंट कर दिया एक टाइम के बाद, ठीक है, इस टाइम के बाद, और एक टाइम के बाद मैंने जो है रेट इक्वल कर दिया। इसको मैं बोलूँगा हाँ भी ये, अगर ये ग्राफ आ रहा तो इक्विलिब्रियम है, ये आ रहा है तो इक्विलिब्रियम है, ये आ रहा है तो भी इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर ये ग्राफ आ रहा है तो इक्विलिब्रियम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बताया कंडीशन के अकॉर्डिंग रेट सेम होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट का। यहाँ पे कंसंट्रेशन हो सकती है कांस्टेंट, लेकिन और कंसंट्रेशन सेम भी हो सकती है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन ऐसे सेटिस्फाई होती है। 4 ग्राफ से होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात कर ले थोड़ी सी कि इक्विलिब्रियम के हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। कि अगर आपसे कोई पूछ ले इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो लिख देना कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो अचीव कर सकते हैं फॉरवर्ड से एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन अचीव कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शन से भाई, ठीक है। इक्विलिब्रियम डायनेमिक होते हैं नेचर के अंदर। डायनेमिक का मतलब अगर उसके अंदर हम कोई चेंज कर देना तो वो अपनी डायरेक्शन को शिफ्ट कर सकती है फॉरवर्ड बैकवर्ड। ये तो डायनेमिक अंडू कर लेते हैं, जिनको के लीटर चार्टिलियर प्रिंसिपल में आगे बढ़ेंगे। और एक कैटलिस्ट अगर हम डाल दें तो वो सिर्फ रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करती है, ठीक है, सिर्फ रिएक्शन के रेट को। ये भी बात ध्यान रखना कि फास्ट कर देती है या स्लो कर देती है। पॉजिटिव कैटलिस्ट फास्ट कर देता है, नेगेटिव कैटलिस्ट स्लो कर देता है रिएक्शन को, ठीक है जी। आगे बात कर लूँ मैं, सिर्फ यही था। और आप क्या लिख सकते हो कि इक्विलिब्रियम के अंदर अगर हम कोई प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का चेंज करते तो वह इक्विलिब्रियम वहाँ पे क्या हो जाता है, अपना डिस्टर्ब हो जाता है। ये आप कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हो, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा। तो अब हमको देखना है कि इसके अंदर लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। तो अगला टॉपिक हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये किसने मतलब दिया था, वो दिया था गुलबर्ग एंड वेक। जिन साइंटिस्ट ने ये दिया था उनका नाम है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बस, हाँ, लॉ ऑफ मास एक्शन इन्होंने दिया था। ये कहता क्या है, इसकी डेफिनेशन सुनो क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरा, तो इसके अंदर आपको अच्छे से एक एक चीज़ सुननी पड़ेगी, क्योंकि मैं हर पूरा नहीं लिख सकता, ठीक है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। PDF में पूरी डेफिनेशन है। ये क्या कहता है कि इट सेड दैट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to product of active masses of reactants to the power of their respective stoichiometric coefficients। इसका मतलब क्या है? डेफिनेशन छोड़ो, मैं आपको डेफिनेशन सीधी बता देता हूँ। मान लो मैंने जनरल कोई भी रिएक्शन ले ली, ए प्लस बी, ये बताता हूँ मैं। छोटा बी है क्या, छोटा ए छोटा बी, तो ये सी और ये हो गया बड़ा सी, और प्लस छोटा डी और ये डी। ये जनरल रिएक्शन है। जैसे आप लिखते हैं ना N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, है ना। तो इसके अंदर जो ये 1 है, ये 3, ये 2, ये है इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। वैसे ही ये रिएक्टेंट है, ये दोनों प्रोडक्ट है, और ये A B इन दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और ये C D इन दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग होता क्या है कि लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि जो रेट होगा ना, रेट कोई भी केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन के अंदर 2 तरीके के रेट हो गए। एक तो होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, मैं लिख दूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन देखो, एक्टिव मैंने क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस का मतलब ही क्या होता है, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ब्रैकेट, और इसके अंदर जिसकी भी कंसंट्रेशन लिख रहे हैं, जैसे A की, B की, C की या D की। तो रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगी कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, यह फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड में क्या क्या अपने पास जो किया है अपने रिएक्टेंट्स, और उनकी पावर में उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब मैं ये समझ आ गया। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूँ। देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड ऐसे लिखा हूँ RF या, ठीक है। और इसका कोफिशिएंट या तो K1 लिख लो, मैंने KF लिख दिया, क्योंकि K1 ज़रूरी नहीं है कि आप क्या पता एग्जामिनर K2 को बोलते थे, लेकिन मान लो KF है, इसका मतलब है कि रेट कांस्टेंट है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। यहाँ पे KF क्या है, रेट कांस्टेंट है किसके लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, ठीक है। हम बैकवर्ड की बात करूँ कि रेट
ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सी के, डी के और इनके कोफिशिएंट्स, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, पावर रेज होगी। फिर से ये हटा देता हूँ मैं, इसको मैंने आर पी लिख लिया और इसको लिख लिया के बी, इस कॉन्स्टेंट को। तो सॉरी, यहाँ पे के एफ के बी क्या है मैंने आपको बता ही दिया। ये दोनों क्या है, रेट कांस्टेंट है, ये दोनों रेट कांस्टेंट, ये फॉरवर्ड के लिए बैकवर्ड के लिए, ठीक है। ये था लॉ ऑफ मास एक्शन। अब इसी से आगे चलते हुए हम क्या पढ़ेंगे आगे, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि हमारे पास जो है कितने टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होते हैं। ये भी तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है लेकिन इक्विलिब्रियम नहीं है, तो वो भी बताऊंगा क्यों नहीं है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप पढ़ने हैं। मेनली आप पढ़ोगे के सी, के पी एंड के एक्स, ये तीन है अपने सिलेबस में और इनके बीच का रिलेशन इंपॉर्टेंट है भाई। 8 नंबर के अकॉर्डिंग, या जो भी हम हमारे डिवाइड होते हैं ना 4 5 6 ऐसे नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग भी। तो इसके अंदर देखो, एक छोटी सी डेरिवेशन मैंने बता दिया कि एट इक्विलिब्रियम के ऊपर, इक्विलिब्रियम के ऊपर मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाए तो उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मैं यहाँ से और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ से ले लेता हूँ। ये किस रिएक्शन के लिए, ये जनरल इसी रिएक्शन के लिए लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये जनरल ली थी तो उसी के लिए ये लिख रहा हूँ मैं। तो आपके पास आ जाएगा के एफ इज इक्वल्स टू, सॉरी आर एफ की जगह के एफ ए बी, ये पावर यहाँ से आ जाएगा के बी, यहाँ पुट कर दिया ना, दोनों की वैल्यू पुट कर दी डी। तो के एफ अपॉन के बी की यहाँ लिख लेता हूँ मैं, और ये सी डी ए बी यहाँ लंबा काम है, तो ये ऐसे के एफ बाई के बी को मैं लिख रहा हूँ के सी, एक कोफिशिएंट। ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्यों है, क्योंकि ये जो है किस कंडीशन पे वैलिड है, जब रेट दोनों की इक्वल हो, इनकी इक्विलिब्रियम है, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम की कंडीशन यही होती है ना, मैंने आपको ग्राफ से भी बताया था, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम के ऊपर कुछ ऐसा हो जाता है कि ये दोनों रेट इक्वल हो जाते हैं, तो ये अपने पास चीज़ आ गई, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब कंसंट्रेशन है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशंस, तो इसलिए इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी, ठीक है। अगर अच्छा अब पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप, मैं आपको बता रहा था कि अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स की। वो छोटी सी डेरिवेशन देख लिया हमने कि कैसे आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैं यहाँ पे 3 बना रहा हूँ ब्लॉक, यहाँ मैं लिखूँगा के सी के बारे में, यहाँ लिखूँगा के पी के बारे में, यहाँ लिखूँगा के एक्स के बारे में। के सी के बारे में मैं बताऊँ आपको, के सी, अब देखो ए बी सी डी में थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि मैंने जो है ना अपने PDF के अंदर जो है एक दूसरी जनरल इक्वेशन ले रखी है। जनरल इक्वेशन मैं यहाँ ले रहा हूँ अल्फ़ा ए, ये अल्फ़ा क्या है इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बीटा बी गामा सी प्लस डेल्टा टी, ठीक है। अल्फ़ा बीटा और ये गामा, सॉरी ये डेल्टा और ये गामा है क्या, ये है अपने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, कंफ्यूज नहीं होना। तो के सी क्या हो गया अपने पास, ये अल्फ़ा, ये टी का क्या हो गया डेल्टा, ये ए हो गया अल्फ़ा और ये बी हो गया बीटा। तो ये मैंने के सी लिख लिया, कैसे लिख लिया वो ऊपर बता दिया आपको। अब यहाँ पे जो इनकी यूनिट्स क्या है, ये कंसंट्रेशन ऑफ सी डी ये लिख रहा हूँ, ये है क्या, ये मोलर कंसंट्रेशन है, यानी कि ये क्या है मोल पर लीटर, ठीक है। मोल पर लीटर होती है कंसंट्रेशन, ठीक है। मोल अपॉन वॉल्यूम कोई कंसंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे, इसके भी ये होगी अपने पास, यहाँ पे हो गया डेल्टा, ये हो गया मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन लीटर, यहाँ पे भी मोल अपॉन लीटर, अल्फ़ा बीटा। देखो बेस सेम, पावर ऐड कर देंगे, पावर ऐड यहाँ से क्या बन जाएगा गामा डेल्टा, ऊपर तो बन जाएगा गामा डेल्टा, नीचे बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखो नीचे बेस ऊपर ऐसे बेस सेम होते तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है अगर डिवाइड में हो, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ के सी इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर डेल्टा गामा प्लस डेल्टा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है, इसको बोलते हैं हम डेल्टा एन या डेल्टा एन जी। अगर 12th से मेरे को डेल्टा एन जी आता है, बुक में डेल्टा एन दिया हुआ है, तो 12th से मैं डेल्टा एन जी लिखता हूँ, तो इसलिए मैंने डेल्टा एन जी लिख दिया। आप डेल्टा एन भी लिख सकते हो, तो इसको मैं पूरा एम लिख देता हूँ, ठीक है। एम मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है एंड डेल्टा एन जी। अब ये डेल्टा एन जी है क्या बना, तो देखो डेल्टा एन जी होता है, ये मैंने आपको थर्मोडाइनमिक्स में बताया था, अब फिर से बता देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स, बुक में PDF में डेफिनेशन है, और माइनस में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। सपोज ये 3H2
तो ये पूरी जो हैबिट प्रोसेस होती है गैस फेज में। गैस फेज में होती है तो देखो यहाँ 1, यहाँ 3 और यहाँ 2। तो यहाँ पे यहाँ 1 + 3 मोल रिएक्टेंट में और ये है 2 मोल प्रोडक्ट में। तो ये अगर आपको डेल्टा एन जी कह दे कि यहाँ पे डेल्टा एन जी निकालो, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू देखेंगे, ठीक है, कि अब ये तो रिएक्शन दोनों तरफ की है, तो यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, तो वो आएगी 2 - 4 यानी कि 2, डेल्टा एन की वैल्यू आएगी 2, ठीक है। वैसे आपको देखने की प्रोडक्ट के अंदर कितनी गैसियस है। अब मैंने आपको वो काउंट सिर्फ गैसियस, अगर यहाँ कोई सी चीज़ सॉलिड आ जाए ना तो सॉलिड को नहीं लेना, आपको सिर्फ गैसियस को लेना है। अब बात करते हैं केपी की। केपी क्या होता है? हाँ, ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम लिखा है कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूँ तो उसको बोलते हैं केपी। पार्शियल प्रेशर, मान लो मैंने ये कंसेप्ट, देखो किसी भी चीज़ की मात्रा बताने के लिए हमारे पास 3-4 चीज़ें होती हैं। सॉल्यूशंस में भी हमने पढ़ रखा है, जैसे कि कंसंट्रेशन, मोल्स, ठीक है। अच्छा, पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन, ये चीज़ें होती है कि किसी भी चीज़ की हम क्वांटिटी कैसे बताते हैं। तो मैंने इसकी क्वांटिटी बताई कि भाई पार्शियल फ्रैक्शन, अब यहाँ वो वाली ब्रैकेट यूज़ नहीं होगी। फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पी डी, पी ए एंड पी बी, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा है, ठीक है। सॉरी, यूनिट क्या हो जाएगी, वही पार्शियल प्रेशर की एटीएम, ठीक है। और ये डेल्टा एन, मैं सीजीएस की बात नहीं कर रहा, यहाँ एटीएम लेके चल रहा हूँ, ठीक। अब हाँ सॉरी, ये क्या, जब पार्शियल प्रेशर की यूनिट लेते हैं हम एटीएम के अकॉर्डिंग, ठीक, पास्कल भी ले सकते हैं। अब के एक्स क्या होता है, के पी बताते, के एक्स क्या होता है। के एक्स होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन टेकन इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। मैंने आपको बताया था कि मोल फ्रैक्शन से भी क्वांटिटी बता सकते हैं। ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब कि मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते इस एक्स साइन से, ठीक है। ये था मोल फ्रैक्शन थोड़ा सा बता दूं। मान लो मोल फ्रैक्शन होता है कि मान लो एक सॉल्यूशन के अंदर ए के और बी के, इसके 2 मोल्स हैं, इसके 5 मोल है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल हो गए 7। अब मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालूँ तो वो हो जाएगा 2/7, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालूँ तो हो जाएगा 5/7। मोल फ्रैक्शन है कि भाई इसमें से इस बी के कितने मोल, इसमें से ए के कितने मोल, उस इतने डीप में जाना नहीं है। मोल फ्रैक्शन मैं बता दूँ, ऐसे लिखते हैं के सी गामा के बी, हाँ, तो ये लिख लिया मैंने, अल्फ़ा सी उसकी पावर गामा, और ऐसे ऐसे ये भी लिख लिया। तो ये एक्स ए एक्स बी क्या है, ये सब क्या है, मोल फ्रैक्शंस, ठीक है। अब ये तो हो गया अपना पूरा का पूरा जो है आपको दिख रहा है, ठीक है। ये तो हो गया अपना के सी के पी के एक्स। अब इनके बीच में जो आता है ना, वो आता है हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है रिलेशन, कि भाई इनके बीच का रिलेशन बताओ। जल्दी बताता हूँ आपको। पहले मैं बात कर रहा हूँ के पी एंड के सी के रिलेशन के बारे में, जो कि हम 12th में भी पढ़ते थे, ठीक है। अगर आप में से कोई जेईई की तैयारी कर रहा होगा तो उसने तो सारी पढ़े होंगे, ठीक है। बीटा बी और गामा सी प्लस डेल्टा टी, ये मैंने कोई भी एक जनरल रिएक्शन ले ली गैस फेज में। मैं यहाँ पे के पी कैसे लिखूँगा मैंने आपको बता दिया, पी सी पी डी इनकी पावर रेज कर देता हूँ, जो भी इनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। ये बीटा, ये मैंने लिख लिया के पी। अब मैं इसको इक्वेशन 1 कर देता हूँ। अब मेरे को पता है कि अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, जब भी मैंने यहाँ पे सब गैस वेस लिखा कि मेरे को भाई इक्वेशन यूज़ करनी थी आइडियल गैस की। पी क्या होगा, N/V/RT। मैंने आपको क्या बताया, मोल पर वॉल्यूम क्या होता है, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला ही क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से पी की वैल्यू क्या, CRT, यानी कि प्रेशर की ये वैल्यू है प्रेशर, ये है CRT, यहाँ पे है प्रेशर, ये है पार्शियल प्रेशर, ठीक है तो प्रेशर ही। अब मैं क्या है अपने पास देखो, जिसके अंदर 4 स्पीसीज है, इनकी ABCD, ये 4 तरीके की चीज़ें हैं, और हर चीज़ के लिए मैं जो है इस टर्म के अंदर जैसे हम लिखते हैं ना, PA लिख लूँ तो इसको यूज़ करके मैं क्या लिखता हूँ, CART, वैसे PB PC और PD ये मैं लिख लेता हूँ, CB CC CD RT ये अपने पास 4 चीज़ें आ गई। इन चारों को कर दो इक्वेशन 1 में पुट। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद ये सब यहाँ पुट कर देते हैं, अपने पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा सब कुछ पुट करने के बाद C, देखो हर की पावर, C की पावर भी अल्फ़ा हो जाएगी, RT की पावर भी अल्फ़ा हो जाएगी, ठीक है। मैं लिख के दिखा देता हूँ, जैसे C और RT, इसकी होल पावर अल्फ़ा गामा, सॉरी, तो इसकी पावर गामा, इसकी पावर गामा, कॉमन मैथ्स, ठीक है। तो मैं अलग अलग लिख रहा हूँ,
फिर डी की पावर मैंने गामा सॉरी डेल्टा लिख दी, ए की पावर ये लिख दी अल्फ़ा, बी की पावर बीटा। अब जो पूरी यहाँ पे आर टी की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, क्योंकि इसके पास भी आर टी था, इसके पास भी आर टी था, इसके पास गामा की पावर थी, उसके पास डेल्टा की पावर थी, ऐड कर दिया। वैसे यहाँ पे आर टी की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगी। ठीक है, ये क्या बनेगा अपने पास, ये होता है केसी। ध्यान करो, पहले फॉर्मूला देखा पीछे दिखाई देता है, ये रहा, देखो ये केसी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी केसी पुट कर दूँ इसकी जगह, तो मैंने यहाँ लिखा केसी और साइड में क्या अपना केपी, क्योंकि आर टी। ठीक है, अब देखो ये और ये आपस में माइनस माइनस होकर क्या बनेंगे, डेल्टा एन जी। तो ये है अपने पास रिलेशन। अब बुक में है नहीं केस, इसके बुक में नहीं, मैं थोड़ा सा केस बता देता हूँ फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। डेल्टा एन जी की वैल्यू मान लो ग्रेटर देन 0 हो गई, यानी मान लो मेरे पास एक नहीं है, एक है। ठीक है, एक है, एक ही लगा लो चाहे आप, या 0.5 भी लगा लो, तो के सी के अंदर कुछ तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना अपन, तो के पी की वैल्यू। ठीक है, के पी कब बनेगा, जब के सी के अंदर कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे के पी की वैल्यू ग्रेटर देन हो चाहिए के सी। वैसे डेल्टा एन जी लेस देन 0, मतलब मैंने ले लिया -1, ठीक है, या -0.5, तो इसे मान लो -1 ले लिया, यहाँ ले लिया आर टी की पावर -1, आसान रहेगा समझना। तो ये 1/RT बन गया, यानी कि ये बन गया के सी डिवाइड बाई आर टी, यानी के पी कब बन रहा है, जब के सी में से कुछ डिवाइड कर रहे हैं, तो नहीं इस केस में के सी जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा के पी से, या फिर आप कह सकते हो के पी छोटा हो जाएगा के सी से, एक ही बात है। डेल्टा एन जी 0 हो जाए ना, तो वह के पी इक्वल टू के सी, साफ पता लग रहा है 0 पे 1 हो जाएगा, तो के पी इक्वल टू के सी, और यही केस आपकी बुक में भी है, ये दोनों नहीं है। अब मैं बात कर लूँ आपसे रिलेशन बिटवीन, ये तो हो गया इन इसके बीच का रिलेशन। अब मैं रिलेशन बिटवीन अपना के पी एंड के एक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो फॉर वही जनरल इक्वेशन मैं बार बार चलो लिख ही देता हूँ। अपने यहाँ हो गया गामा सी प्लस डेल्टा टी, ये सब गैस के अंदर है। अब के पी मैंने आपको लिख ही दिया कि वो पी सी गामा, पी टी डेल्टा, पी ए गा अल्फ़ा और पी बी बीटा, ये हो गया। तो अपने को पता है कि पार्शियल, अब देखो पार्शियल प्रेशर जो होता है ना, उसका फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा तो बता देता हूँ। ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मान लो एक पर्टिकुलर गैस ए ले ली, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इंटू पी टोटल, यानी टोटल प्रेशर। ये होता है हमारे पास पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला। तो हर एक स्पीसीज़ के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, पी ए के लिए अप्लाई की तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर को मैं पी लिख रहा हूँ, पी बी के लिए की ए से। ठीक है, उसी की तरह बिल्कुल, बस आपको ये 2 4 1 2 फॉर्मूला याद करना है, वही पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर। पुट करने पे अपने पास मैं यही बता देता हूँ, ये पुट करने के बाद अब आया, देखो सबकी अलग अलग पावर जैसे उसमें की थी, एक्स ई ये हो जाएगा एक्स टी, ये हो जाएगा एक्स ए अल्फ़ा एक्स बीटा, और यहाँ पे अपने पास पी की वैल्यू क्या, देखो यहाँ पी है, वहाँ आर टी था, यहाँ पी है, पी की वही यहाँ पे डेल्टा एन जी बन जाएगी। कैसे बनेगी मैंने आपको बता दें कि कैसे प्लस माइनस हो जाएगा वो, और जो है कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो यहाँ ये क्या हो गया के एक्स, तो अपने पास के पी की वैल्यू क्या होगी, के एक्स पी डेल्टा एन जी, ये आ गया इसका रिलेशन। वो भी सिंपल, इसमें केस देख लो, मान लो डेल्टा एन जी सी ग्रेटर देन 0, तो के पी ग्रेटर देन के एक्स। कैसे, सॉरी यहाँ एक्स है, एक्स कैसे, देखो इसके अंदर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर डेल्टा एन जी लेस देन 0, तो के पी लेस देन के एक्स। ऐसे ही डेल्टा एन जी इक्वल टू 0, तो के पी इक्वल टू के एक्स। हाँ, तो हमने यहाँ तक देख लिया रिलेशन। अब इसके बाद बात करते हैं के पी के सी के, मतलब इन तीनों के मिक्स रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ के पी के सी और के एक्स के थोड़े से जो मिक्स रिलेशंस हैं आपस के अंदर वो। तो हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन के पी के सी एंड के एक्स। अब देखो हमको पता है कि पीछे हमने डिराइव किया कि के पी हो जाता है, वो होता है के एक्स पी की पावर डेल्टा एन जी, और हमने ये तो था के पी के एक्स के बीच का रिलेशन। अब मैं के पी और के सी के बीच का रिलेशन देखूँ तो वो था ये इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो, इसको सेकंड इक्वेशन। हम दोनों को देखो, इसकी एल एच एस इक्वल तो आर एच एस भी इक्वल होगी। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारे पास क्या आ गया के एक्स डेल्टा एन जी, और ये पी की पावर है इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, के सी इसको नीचे ले आया मैं, तो या के एक्स और या क्या, देखो पी की और इन दोनों की पावर सेम है, तो इसको एक ही ब्रैकेट में लिख लिया, तो ये होगा डेल्टा एन जी। अब एक बात आती है कि मेरे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, पी इज इक्वल टू एन आर टी, सबको पता है। अगर मैं एन की वैल्यू 1 मोल लूँ तो पी की वैल्यू आ जाएगी, पी वी की वैल्यू आ जाएगी आर टी, और वी की वैल्यू आ जाएगी क्या, आर टी अपॉन पी, यानी कि 1/v की वैल्यू क्या आ गई, पी अपॉन आर टी। ये सब समझ गए।
ठीक है, कैसे किया, एन को 1 ले लिया, पी वी का आर टी, पी वी इज इक्वल टू आर टी। अगर मैं पी देखो वी को उधर ले जाऊँ तो 1/v और आर टी को उधर ले तो पी अपन आर टी 1/v। तो यहाँ पे मैंने रख दिया, तो के सी की वैल्यू क्या आ गई, के सी सॉरी के एक्स, हाँ के सी की वैल्यू आ गई के एक्स 1/v डेल्टा एन जी। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि के एक्स इज इक्वल टू के सी वी की पावर डेल्टा एन जी, वी को उधर ले गया 1 की पावर डेल्टा एन जी तो 1 ही हो गया। ये था अपने पास रिलेशन। सॉरी यहाँ ना तीनों का मिक्स नहीं, आप लिख लो कि के एक्स के सी के बीच का रिलेशन। अब हम तीनों को मिक्स कैसे होगा वो बता देता हूँ। अगर मैं इसके अंदर भी एक केस लूँ, इसके केस इतने ज़रूरी नहीं है। अब इसका डेल्टा एन जी अगर मैं 0 कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, के एक्स इज इक्वल्स टू के सी हो गया, क्योंकि किसी की पावर 0 1। अच्छा, मैंने इस रिलेशन में बताया था कि डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 कर दूँ तो भी के पी इज इक्वल्स टू के एक्स हो गया, ठीक है। और अगर यहाँ डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 कर दूँ तो के पी इज इक्वल्स टू के सी हो गया। तो देखो के पी के सी की इक्वल, के पी के एक्स के इक्वल एंड के सी के एक्स के इक्वल, के सी के एक्स के इक्वल। इसका मतलब क्या है कि फॉर डेल्टा एन जी इज इक्वल्स टू 0, के पी इक्वल्स टू के एक्स इक्वल्स टू के सी, ये तीनों इक्वल होते हैं, ये है इनके आपस के बीच का रिलेशन, ठीक है। आपको इतनी बात समझ आ गई और यहाँ पे ये टॉपिक भी खत्म हुआ। अब बात करते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल, जिस पे से क्वेश्चन तो आना ही आना है, चाहे 2 नंबर में आए चाहे 4 नंबर में आए, आएगा ज़रूर। ली चैटलियर प्रिंसिपल सॉरी, ली चैटलियर प्रिंसिपल हमको कहता क्या है। अब स्टेटमेंट सुनो आराम से। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, इफ़ चेंज इज डन टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, कि कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर है और उसके अंदर हम अगर कोई सडन चेंज लाएं, then equilibrium will be shifted to that direction where it can undo or minimize its change and equilibrium will be established again। यानी कि मान लो ए इक्विलिब्रियम बी के साथ है, कोई चेंज करती है इस रिएक्शन में, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये क्या करेगा ये उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, इसका इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पे इसका चेंज अंडू यानी कि फिर से मतलब वैसा ही आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में फिर से आ जाइए, ठीक है। अब ये बात समझने के लिए इसके फैक्टर्स देखो कि कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। मेनली 4-5 फैक्टर हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो 3-4, मेनली कितने हैं 4-5 देख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट टाइम मैं बात करता हूँ कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसनट्रेशन, कि कंसनट्रेशन के अंदर अगर मैं कुछ चेंज कर दूँ तो क्या होगा। मान लो कोई एक रिएक्शन है, ये ले ली मैंने, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, जो मैंने नोट्स में लिखे हैं वही आपको उसी टाइप के बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। मैंने क्या किया, रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन इंक्रीज करती तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो। देखो एक सिंपल सी बात है, अगर मैं एक एग्जांपल के साथ ही बताता हूँ, N2 है प्लस 3H2 है और ये अपने पास 2NH3 आ रहा है, बस प्रोसेस है, मेरे को अमोनिया बनाना है बहुत सारा। तो मैं क्या करूँगा, रिएक्टेंट में नाइट, जैसे मान लो अमोनिया बन गया, फिर मेरे को और चाहिए तो मैं या तो अमोनिया और इसकी हाइड्रोजन, इनकी वैल्यू और ऐड करता जाऊँगा, ठीक है, बीकर के अंदर, जिसके अंदर मान लो कहीं भी ये प्रोसेस हो रही है तो उसके अंदर इन दोनों की कंसनट्रेशन और बढ़ाता जाऊँगा, डालता जाऊँगा, इनकी रिएक्शन की कंसनट्रेशन बढ़ाई तो मेरे पास क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि फॉरवर्ड के अंदर शिफ्ट हो जाएगी रिएक्शन, ठीक है। वैसे ही अगर मैं इसकी अमोनिया की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कर दूँ तो मेरे पास क्या होगा कि अमोनिया, क्योंकि ये रिवर्सिबल है तो ये रिएक्टेंट भी बन सकता है, अमोनिया अगर कंसनट्रेशन बढ़ा दूँ तो ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी रिएक्शन, क्यों, क्योंकि भाई अमोनिया की कंसनट्रेशन बढ़ रही है, ठीक है। इसका मतलब कि ये थोड़ा टूट के इसके अंदर जाना चाहेगा। अगर मैं देखो रिएक्ट, इसको उल्टा लिख लो चाहे कि मैं NH3 की कंसनट्रेशन बढ़ा रहा हूँ, मेरे को N2 और H2 चाहिए तो मैं इसकी कंसनट्रेशन बढ़ाता हूँ, मेरे को ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हो, सिंपल सी ये चीज़ थी, कुछ भी नहीं था और आपने 12th में पढ़ भी रखा है। अच्छा, बुक में एक एग्जांपल दे रखा, मान लो थोड़ा सा आ जाए एग्जाम में, Fe3 पॉजिटिव, ये एक्वस के अंदर एक्वस वही आ गया, आयनिक रिएक्शन हो रही है, ठीक है, ये अपने पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, ये है रिएक्शन। अगर मैं, इसका कलर होता है पेल येलो, इसका ये होता है कलरलेस, और ये जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं ना तो अपने पास क्या बनता है, हम अपने पास बनता है रेडिश ब्राउन कलर, इनकी रेड कलर, ब्लड रेड कलर बनता है। तो यानी कि मैं इन दोनों को बीकर में डालूंगा, मेरे को कैसे पता कि भाई इक्विलिब्रियम हो गया, तो ये इंडिकेशन होगा कि अगर जब रेडिश ब्राउन कलर आने लग जाए तो यानी कि इक्विलिब्रियम हो रहा है अपने पास, ठीक है। अगर मान लो मैं Fe की कंसनट्रेशन बढ़ा दूँ तो क्या होगा मेरे पास, मैं क्या ऑब्जर्व करूँगा, देखो कंसनट्रेशन बढ़ाई यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड शिफ्ट होगी तो यानी इस ये जो इसकी इंटेंसिटी रेडिश ब्राउन ज़्यादा बनेगा, यानी कि ज़्यादा डार्क रेड बनेगा मेरे पास, क्यों, क्योंकि भाई इसकी मात्रा ज़्यादा, ठीक है। इसलिए क्या ऑब्जर्व होगा कि डार्क रेडिश कलर अपने को इमीडिएटली दिखेगा। अच्छा, मैं अगर FeSCN, ये है अपने पास कॉम्प्लेक्स, तो अगर इसकी कंसनट्रेशन बढ़ा दूँ, ठीक है, इसकी कंसनट्रेशन बढ़ा दूँ तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड आएगी, यानी कि हमारे पास यहाँ पे लेस डार्क कलर ऑब्जर्व होगा, ठीक है।
ये तो था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। अब बात करते हैं सेकंड की कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो इसमें फर्दर 2 केस लेंगे। मैं केस 1 ले रहा हूँ कि मेरे पास एंडोथर्मिक कोई रिएक्शन है। अगर एंडोथर्मिक कोई रिएक्शन है, सपोज R प्लस यहाँ पे हीट, इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं एंडोथर्मिक को, और इसका डेल्टा H क्या होता है अपने पास होता है पॉजिटिव। ये क्या बता रहा है कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। अगर मान लो मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ, मैं टेम्परेचर इस रिएक्शन में बढ़ा दूँ, यानी कि मैं हीट ज़्यादा दे रहा हूँ, हीट ज़्यादा क्वांटिटी में दे रहा हूँ, यानी कि हीट कहाँ है, रिएक्टेंट साइड में, यानी कि इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड साइड में। यानी कि इसकी अगर मात्रा बढ़ रही है तो फॉरवर्ड रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि रिएक्शन का फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अगर मैं टेम्परेचर घटा दूँ, यानी कि हीट मैंने घटा दी, ठीक है, तो यानी कि अब रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, बैकवर्ड में, ठीक है। ठीक, ये था एक्सोथर्मिक की बात। देखो एक याद कर लिया ना तो दूसरा उसका उल्टा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। एक्सोथर्मिक की बात करूँ तो यानी कि R अपने पास यह P प्लस हीट, यानी कि हीट हो रही है रिलीज, इसका डेल्टा, सॉरी ये मैंने डेल्टा H नेगेटिव, ठीक है। अब मैं हीट को टेम्परेचर बढ़ा दूँ, यानी कि हीट बढ़ा दी और हीट का प्रोडक्ट साइड में, तो बैकवर्ड होगी शिफ्ट रिएक्शन, इतना तो आप समझ गए। अगर मैं टेम्परेचर घटा दूँ, हीट डिक्रीज होगी तो रिएक्शन कहाँ होगी, फॉरवर्ड में, क्योंकि हीट कब है। तो ये अगर देखो एक पता लग गया। इसको और भी तरीके से समझ सकते हो, अगर समझ आए तो आपको। देखो R, इसको मैं अगर माइनस इधर से माइनस हीट लिख लूँ तो ये देखो ये माइनस है, यानी कि यहाँ ऑलरेडी हीट, वैसे तो अब ये भी क्या दिखा रहा है कि हीट रिलीज़ हो रही है। अगर मैं इधर हीट जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ किया और हीट जो है यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, हीट इंक्रीज़ हो गई, यानी कि माइनस की वैल्यू कम हो रही है इधर, है ना। तो वैसे भी आप देख सकते हो। बाकी आप ऐसे याद रखो, टेम्परेचर बढ़ाया, हीट प्रोडक्ट साइड के अंदर है, तो टेम्परेचर बढ़ाया, हीट बढ़ी, तो रिएक्शन बैकवर्ड। अच्छा, इसको ना एक वन टू फैक्टर से भी प्रूव करते हैं, वो शायद मैं आपको अगली वीडियो में कराऊँ। वन टू फैक्टर वैसे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, उस अगले में देखेंगे वो प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास ये फैक्टर। अब अगला फैक्टर देख लो, जो नेक्स्ट फैक्टर है वो क्या है, वो अपने पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अच्छा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर दे रखा बुक में, वॉल्यूम नहीं दे रखा, तो ये दोनों ना एक ही टाइप, एक ही चीज़ है, ठीक है। मैं आपको एक ही साथ बता दूँ, लिख लो साइड में कि वॉल्यूम जब इंक्रीज़ करती है ना, है ना, तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा। अब ये थोड़ा लॉजिकली सोचो, कोई चीज़ है, मान लो कोई चीज़ है, उसकी वॉल्यूम कॉम्पैक्ट है, उस एक कंटेनर, एक हमारे पास बड़ा कंटेनर, उसके अंदर उतनी सेम अमाउंट की गैस, छोटे कंटेनर है, एक बड़ा कंटेनर है, सेम अमाउंट की गैस दोनों के अंदर है। जिसका वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, यानी कि जिस कंटेनर छोटा है यानी उसके अंदर वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है तो वही गैस उतना ज़्यादा प्रेशर लगाएगी वॉल्स के ऊपर, तो वो चीज़ है, ठीक है। वाइस वर्सा, यानी वॉल्यूम ज़्यादा प्रेशर कम, और वाइस वर्सा, वॉल्यूम कम प्रेशर ज़्यादा। मैं फर्स्ट केस ले लूँ कि मैंने प्रेशर को डिक्रीज़ कर दिया, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दिया, दोनों एक ही बात है, ठीक है। ध्यान से सुनना, इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ होगा, जहाँ जिस साइड नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। फिर से सुनो, इक्विलिब्रियम का देखो, गैसियस मोल्स है, जिस साइड गैसियस मोल्स ज़्यादा होंगे, यानी कि इक्वल जो अपना वो है इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, जिस साइड नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे। अगर मैं प्रेशर डिक्रीज़ करूँ, क्योंकि अगर मैंने प्रेशर डिक्रीज़ किया, यानी कि अंडू चेंज को वापस करने के लिए प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, तो यानी कि गैसियस मोल्स की तरफ ज़्यादा रिएक्शन जाएगी। वो कैसे जाएगी, एक एग्जांपल ले लो, N2 3NH हाँ ये 2NH3, ये सबसे मस्त एग्जांपल है, याद भी रहता है। ये गैस यहाँ पे 1 मोल, यहाँ 2 मोल, यहाँ 3 मोल, यहाँ 2 मोल, रिएक्शन बैलेंस है। यहाँ 4 मोल है, यहाँ 2 मोल है। मैं प्रेशर को घटा दिया तो यहाँ पे रिएक्शन जो होगी ना वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। क्यों, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 4 है, मेरे को प्रेशर बढ़ाना है, तो यानी कि मेरे को ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। प्रेशर उतना ज़्यादा, जितने ज़्यादा गैस उतना ज़्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, ऐसे। सेकंड ले लिया, वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर दिया, प्रेशर को बढ़ा दिया, यानी कि प्रेशर को मैंने बढ़ाया, वॉल्यूम को मैंने डिक्रीज़ किया। आपके पास दोनों टर्म आ जाए। वैसे तो ये टॉपिक यही दे रखा है कि प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा, या तो ऐसे भाई इनको याद ना करो वॉल्यूम को, ठीक है। ये भाई प्रेशर घटाया तो नंबर ऑफ मोल जहाँ ज़्यादा वहाँ शिफ्ट हो जाएगी, प्रेशर बढ़ाया तो नंबर ऑफ मोल जहाँ कम, क्योंकि मेरे को प्रेशर कम करना है अपना चेंज अंडू करने के लिए, मिनिमम चेंज को फिर से मिनिमाइज करने के लिए, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगी, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लेस है, ठीक है। वैसे इसमें देख लेना, प्रेशर घटाऊंगा तो कहाँ फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, प्रेशर कम किया तो। फोर्थ आता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। सिंपल सा याद रख लो कि कैटलिस्ट जो होता है ना वो इक्विलिब्रियम को कभी भी इफेक्ट नहीं करता। ये क्या करता है, सिर्फ फॉरवर्ड
रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को कम ज़्यादा करता है, इनकी बस टाइम कम करता है, इक्विलिब्रियम को नहीं शिफ्ट करता, सिर्फ फॉरवर्ड के रेट को और बैकवर्ड के रेट को, कि भाई रिएक्शन को ये फास्ट कर देता है। बस आपको ये याद रखना है कि इसका कोई भी चेंज नहीं होता अपने इक्विलिब्रियम के ऊपर, ठीक है। फिफ्थ बात कर लो, ये था कैटलिस्ट। नोट्स में लिखा हुआ अच्छे से बना चुका हूँ मैं कि इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस के का क्या चीज़। देखो इनर्ट गैस से सुन के आपको लग रहा है कि कोई भी चीज़ नहीं होगा, भाई इनर्ट गैस अपने में मस्त रहती है वो तो, ठीक है। इसके दो केस ले लो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। यही रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं नेक्स्ट। देखो मेरे पास एक मान लो एक बीकर है ऐसे, इसमें मैंने N2, ये रिएक्शन मस्त चल रही है इसके अंदर, ठीक है। हाँ यही मैंने इसके अंदर हीलियम गैस डाल दी पहले। इसका देखो कांस्टेंट प्रेशर है, हीलियम गैस नहीं डाली मैंने पहले, ठीक है। तो इसका मान लो प्रेशर था अपने पास 5 ATM, 10 ATM ले लो या 15 जो भी ले लो, मैंने ले लिया। हीलियम गैस डालती ये 5 ATM चेंज नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है, लेकिन हीलियम के अंदर इसका सपोज 2 ATM इसका प्रेशर और फिर इसका बच गया 3 ATM। मतलब कि अब उन्होंने प्रेशर ऐसे डिवाइड कर लिया हीलियम डालने के बाद, पहले 5 ATM था लेकिन प्रेशर यहाँ कांस्टेंट रहेगा, कंडीशन लगा तो मान लो 2 ये दे रहा तो 3 ये देगा फिर। अब इस रिएक्शन पे आ जाओ, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, देखो पहले अकेला 5 लगा रहा था, अब ये 3 लगा रहे हैं, यानी कि इसका प्रेशर कम हो गया। यानी प्रेशर कम हो गया तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, जहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, यानी कि बैकवर्ड, ठीक है। बस ऐसे याद रख लो। अगर मैं बात करूँ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की, तो याद रख लो कि नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि देखो मैं कोई भी उसके अंदर डालूँ, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी कि प्रेशर का क्या चेंज होगा, भाई अपन ने तो ये पढ़ा कि वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम अगर कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और जो वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रही तो प्रेशर का भी चेंज नहीं होगा। ऐसे याद रख लो इसको, तो नो इफेक्ट ये आपको याद रखना है इनर्ट गैस के अंदर। तो यहाँ पे भी अपना लीचा-टर्लियर प्रिंसिपल खत्म होता है, यहाँ पे ये वीडियो भी खत्म होती है। होप आपको समझ आया होगा। अगली वीडियो के अंदर इसके कुछ टॉपिक बचे हुए हैं इंपॉर्टेंट, वो भी कवर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ये पूरा कवर, ठीक है। तो आपसे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।